स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम ईवीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका 15 नंबर सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए अपनी इस क्लास को यही शुरुआत करते हैं। आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि मेरे दोस्त अगर आपने इस क्लास को किया पूरी तरह से तो आपका 15 नंबर इसी में से आने देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, जो कि आपका पेपर 7 जुलाई को होने वाला है। तो आइए अपनी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। इसे बात में परिवार के बारे में, परिवार में एक हमारे पास है जो है एकल परिवार। क्या है एकल परिवार? क्या है एकल परिवार में माँ बाप उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाची, बुआ, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। नाना नानी, मामा मामी, मौसी, बुआ इत्यादि होते हैं। एकल परिवार क्या है? एकल परिवार मेरे दोस्त उनके माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि बात करें संयुक्त परिवार में, संयुक्त मतलब काफ़ी लोगों का समूह, इसमें दादा दादी, चाचा, बुआ, मौसी, फूफा आदि ये सब आते हैं संयुक्त परिवार में। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। क्लास 1 और 2 में जो है आपका ईवीएस जो है नहीं पढ़ाया जाता। क्लास 1 और 2 में जो है आपका ईवीएस जो है नहीं पढ़ाया जाता। ठीक, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ये जो 6 थीम हैं मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी, आवास है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है, परिवार एवं मित्र की जो है उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें हो गई, दस्तावेज हो गए, सिक्के हो गए, चित्र हो गए, इन सभी से हमें जो है पुरानी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। चाहे वो पुरानी इमारतें हो गई, दस्तावेज हो गए, सिक्के हो गए, चित्र हो गए, ये जितने भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से हमें जो है पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है कि हमारी संस्कृति जो है पिछले समय में किस प्रकार से थी। दस्तावेज क्या है? बात करें दस्तावेज क्या है कि दस्तावेज लिखित होते हैं। दस्तावेज कैसे होते हैं मेरे दोस्त? दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा विकास को जान पाते हैं। चित्र क्या है? तो पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। चित्र में क्या होते हैं? ये पुराने चित्र हो गए, पुरानी मूर्तियाँ हो गई, इन सभी से आप जो है पुराने समय के बारे में पता लगा सकते हैं। इमारतें की बनावट जो है सामग्री निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। सिक्के की बात करें, पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीक़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें स्तनधारी की, सरीसृप की, कीट की एवं पक्षी की। तो स्तनधारी क्या है? मैमल क्या है? मैमल। तो स्तनधारी जीव वे जीव होते हैं, स्तनधारी जीव मतलब क्या होते हैं? स्तनधारी जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जीव क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़ को क्यों रखा गया है स्तनधारी में? क्योंकि जो चमगादड़ एक पक्षी होते हुए भी इसे स्तनधारी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो चमगादड़ जो है अपने बच्चों को क्या कहता है? दूध पिलाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरीसृप क्या है? सरीसृप क्या है? रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप मतलब जो सरक कर चलते हैं, सरक कर मतलब जो रेंग कर चलते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले
रीढ़धारी जंतुओं का समूह होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया। सांप कैसे होता है? सांप भी जो है रेंग कर चलता है ना। सांप कैसे होता है? सांप रेंग कर चलता है। बात करें छिपकली की, बात करें अगर छिपकली की, छिपकली भी कैसे चलती है? छिपकली भी आपकी रेंग कर चलती है ना। बात करें कीट की, कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे मक्खी हो गया, क्या है? मक्खी है। मक्खी क्या है? कीट है। मॉस्क्यूटो है, होनी भी है, मधुमक्खी है, तितली है, चींट है। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे कीट हैं। ये सब क्या हैं? कीट हैं। केचुआ हो गया, ततैया हो गया, झींगुर, ततैया, झींगुर, दीमक हो गया, मकड़ी हो गई, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, झींगा हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब कीट हैं। बात करें में जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, ये भी क्या है? ये भी कीट ही है। ठीक। अब बात करें परजीविता और सहजीविता की, परजीविता और सहजीविता की। परजीविता क्या है? तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे, और जिन जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है? जैसे आपका कोई मित्र हो गया। परजीविता मतलब जैसे आपका कोई मित्र हो गया, आपसे फ़ायदा उठाता है और आपको चूना लगा देता है, वही क्या है? परजीविता। जब जहाँ पर दो जीव होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं? दो जीव होते हैं, जैसे एक जीव ए हो गया, एक जीव ए हो गया। परजीविता में क्या होता है? दो जीव होते हैं, जब एक जीव दूसरों को क्या करता है? हानि पहुँचाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परजीविता कहते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, जैसे क्या हो गया? अमरबेल हो गया, एंटामीबा हो गया, फीता क्रीम हो गया आदि, ये सब क्या है? परजीविता हैं। तो परजीविता का जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। आया बात समझ में? परजीविता क्या है? परजीविता में एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। ठीक। मतलब परजीविता मतलब समझिए कि लाभ हानि, लाभ और हानि। परजीविता मतलब भैया क्या हो गया? लाभ हानि। एक को लाभ होता है और एक दूसरे को हानि होता है। सहजीविता क्या है? सहजीविता में मतलब क्या है? इसमें दोनों को फायदा होता है। सहजीविता मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। जैसे आपके गांव में कभी भैंस है, भैंस के ऊपर क्या होता है? जो बगुला होता है, जो कौवा होता है, कौवा जो है भैंस के ऊपर बैठकर इसकी जो जूं होती है, सारी जूं को जो है खा लेता है। तो इसमें क्या होता है? भैंस को जो है कीटों से छुटकारा मिल जाता है और कौवे को जो है भोजन प्राप्त हो जाता है। यही है सहजीविता। सहजीविता मतलब कि जिसमें दोनों को लाभ होता है, जिसमें क्या होता है? दोनों को लाभ होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीविता मतलब इसमें दोनों प्राणी को लाभ होता है। यही क्या है? यही है सहजीविता का संबंध। ठीक। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे शैवाल हो गया, फफूंदी हो गई, ये सब क्या है? सहजीविता के उदाहरण हैं। अब बात करें जानवर की, जानवर देखेंगे आप लोग कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं, जानवरों की खालों पर जो डिजाइन होते हैं, वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं भैया, वो कुछ रंग को ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जितने भी रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, चमगादड़ क्या हो गया? चमगादड़ रात में जागता है। और ये उल्लू हो गया, क्या हो गया? उल्लू। तो ये चमगादड़ और उल्लू क्या हैं? ये रात में जो है किसी भी चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जो पक्षी या जंतु रात में जागते हैं वो सभी वस्तुओं को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली को देखा होगा आपने, जब ठंडी आती है तो छिपकली जो है गायब हो जाती है आपके घर से। आपने छिपकली देखा होगा, छिपकली जब घर में जब ठंडी का मौसम आता है तो घरों से जो छिपकलियाँ होती हैं वो गायब हो जाती हैं। जैसे ही ऋतु चेंज हुई, मतलब जैसे ऋतु चेंज हुई मतलब गर्मी है, जैसे ही गर्मी आई
तुरंत जो है छिपकलियाँ फिर आ जाती हैं। तो यही बताएगा कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। आपने बहुत सारी मूवी देखा होगा जिसमें क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं जंगल के, वो भूकंप आने से पहले ही वहाँ से जो है उड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। आपने यहाँ गांव में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखा होगा। गांव में क्या होता है कि गांव में गौरैया रहती है घर में। गांव में क्या रहती है? गौरैया रहती है। एक गौरैया एक चिड़िया है। गौरैया क्या है? एक चिड़िया है जो गांव में किसी घर में, मतलब कि गांव में आपका मान लिया घर है, आपके घर में गौरैया है। जब कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत आने के पहले ही जो गौरैया होती हैं वो घर छोड़कर चली जाती हैं। तो यही क्या है, यही स्लाइड में बताया गया। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले जो है अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है ना। अब देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, भैंस, भेड़, बकरी, जैसे क्या हो गए, जैसे भैंस हो गई, हमारी गाय हो गई, ठीक, ये सब क्या हैं? ये सब बच्चे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे छिपकली, जैसे क्या हो गया? छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलिकन, इनकस व स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हुए अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। आया बात समझ में? जैसे हाथी हो गया, आपने हाथी देखा होगा। हाथी होता क्या है? जो हाथी कान होते हैं, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी कान काफ़ी बड़े होते हैं। तो हाथी कान क्या है? इनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ जो है ज़्यादा साफ सुनाई देती है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति फ़ोन से बात करता है तो अपना एक हाथ कान के पीछे लगा लेता है और दूसरे हाथ से फ़ोन को पकड़े रहता है। तो यही क्या है? यही का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। अब जानवरों का शिकार बात करें, जानवरों का शिकार, तो हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडों को सींग के लिए, हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को जो है उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी क्या खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि हाथी का शिकार किया जाता है किस लिए, दांत के लिए या खाल के लिए या खुशबू के लिए, तो आप टिक कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन में लगाएंगे आप हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। हाथी किस लिए? उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को जो है उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। आपने जैसे नागिन नाग पिक्चर देखा होगा। आप जो है नागिन नाग पिक्चर देखते हैं जो उसमें
सपेरा होता है अमरीशपुरी। अमरीशपुरी क्या करता है कि जितने नाग नागिन होते हैं उन सभी को मार कर जो है उनकी खालों को जो है निकाल कर बेचता है। यही क्या है, यही है जो है सांप और को मार दिया जाता है उनकी खालों के लिए। ठीक, कुछ जानवरों की नींद के बारे में देखते हैं। अजगर, आ से अजगर और आ से 18, आ से अजगर, आ से क्या हो जाएगा 18। अजगर कितने घंटे सोता है भैया, 18 घंटे। मोगली आपने देखा होगा पिक्चर, मोगली में जो क्या होता है अजगर रहता है ना, अजगर क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो अजगर हरदम हमेशा सोता रहता है। जब भी उससे मदद मांगने के लिए आता है तो अजगर हमेशा सोता ही रहता है। तो अजगर सबसे ज़्यादा सोता है, अजगर 18 घंटे सोते हैं। आ से अजगर, आ से 18 घंटे। बात करें बिल्ली, बी से बिल्ली, बी से 12। बिलार कितने घंटे सोती है, बिलार 12 घंटे सोती है ना, गाँव की भाषा में बिलार ही बोलते हैं इसको। बिल्ली कितने घंटे सोती है, बिल्ली 12 घंटे। बात करें गाय, हमारी गाय जो है 4 लीटर दूध देती है। गाय कितने लीटर दूध देती है, 4 लीटर। तो गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे सोती है गाय। अब बात करें जिराफ, बात करें भैया जिराफ की, तो जिराफ जो है 2 घंटे सोता है। जिराफ कितने घंटे, 2 घंटे। जिराफ कितने घंटे, 2 घंटे। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है मेरे दोस्त। तो आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त इससे शेयर करिएगा। आइए जानते हैं सलाद के बारे में। सलाद के बारे में, सलाद क्या है, सलाद जो है, जो सलाद होता है भालू की तरह होते हैं और ये भालू से अलग होते हैं। सलाद जो है भालू की तरह ही दिखता है लेकिन जो है भालू से बिल्कुल अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे, ये जो है दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से जो है उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है 40 वर्ष। कितना होता है, 40 वर्ष। 40 वर्ष में कितने पेड़ पर रहते हैं, 8 पेड़ पर रहते हैं। तो अगर आपको मैथ आती होगी तो एक पेड़ पर कितने साल रहते हैं, एक पेड़ पर जो है 5 साल रहते हैं। एक पेड़ पर कितने वर्ष रहते हैं, 5 वर्ष रहते हैं। 5 8 40। जो 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं ना। गांव में अपने कहावत सुनी होगी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं ना। ऐसे ही सलाद है, जिस पेड़ पर रहेगा उसी की पत्ती खाएगा। एक बार फिर से देखिए कि सलाद क्या है। सलाद जो है दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से बिल्कुल अलग होते हैं। सलाद जो है 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। सलाद इतना दुष्ट होता है कि उल्टा लटक कर सोता है। कितने घंटे, 17 घंटे। अगर आपको नहीं याद हो रहा है देखिए, सलाद है 7 से 17 हो जाएगा। तो सलाद कितने घंटे सोता है पेड़ों पर। सलाद जो है 17 घंटे। कितने घंटे, 17 घंटे। जहाँ पे मेरे दोस्त मैं नंबरिंग की बात करूँ वो नंबरिंग आपको रट लेना है प्रकार से, ठीक है। तो सलाद कितने घंटे, 17 घंटे पेड़ों पर कैसे सोता है, उल्टा सोता है। अगला देखिए हमारे पास बाघ है। क्या है, बाघ है। क्या है हमारे पास, बाघ है। देख सकते हैं आप चित्र में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मान लीजिए लाइट चली गई, अगर आपके कमरे में बाघ है तो आप जो है बाघ से कर कोई भी सामान कमरे में मंगा सकते हैं। फिलहाल आप ऐसे करेंगे नहीं है ना। तो बाघ क्या होता है, बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरे में भी बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब बाघ क्या हो गया, बाघ की जो मूँछें होती हैं, बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भाप कर लेती हैं कि जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ की जो मूँछें होती हैं, बाघ की जो क्या होती हैं, जो मूँछें होती हैं,
ये शिकारी को जो है शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ की मूंछें जो है शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। आपने गांव में देखा होगा, जब आप मेले वेले जाते रहे होंगे बचपन में, तो आपका कुत्ता भी आपके पीछे पीछे जाता रहा होगा। तो कुत्ता क्या होता है, रास्ते में बीच बीच में टॉयलेट कर देता रहा होगा। जो कुत्ता है बीच बीच में टॉयलेट करता है, क्यों? क्योंकि जब आप छोड़ के उसे चले जाएं तो पुनः जो है फिर उसी रास्ते के द्वारा वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ सके। इसीलिए जो है बाघ जो है मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि यह भैया एरिया दूसरे का है, यहाँ से तुरंत भाग चलो। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे शिकार आएगा तो अलग आवाज़ करेगा, कोई खतरा देखेगा तो अलग प्रकार से आवाज़ करेगा। तो यही है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। मतलब बाघ जो है गिरगिट की तरह अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाद में बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंदर को तुरंत भाप लेता है। भैया बाघ जो है बहुत ख़तरनाक हैं। अगर जंगल में बाघ का आपका सामना हो गया तो बाघ जो है आपको ढूंढ लेगा कि आप किस स्थान पर हैं। तो बाघ से बच के रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हाथी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? हाथी है। तो जो हाथी है, हाथी क्या है? हाथी जो है उत्तर प्रदेश का या राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को पानी हाथी को किसमें? हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। देखिए हाथी के कान कैसे हैं? पंखे जैसे हैं ना। ये हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी मेरे दोस्त, कितने महीने का? 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम। अगर गांव की भाषा में बात करें तो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वज़न 2 कुंटल होता है। कितने कुंटल होता है? 2 कुंटल होता है। और 3 महीने का हाथी जो है 2 कुंटल को होता है, मतलब 2 किलोग्राम वज़न को होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत आराम करते हैं। हाथी जो है भाई, जब 100 किलोग्राम खाएगा हाथी तो आराम तो करवा ही करेगा। तो हाथी क्या है? हाथी बहुत कम आराम करता है भाई। 100 किलोग्राम उसके लिए बहुत कुछ नहीं है। भोजन की तलाश में फिर से अपना उठ जाएगा। तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। एक दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। कौन? हाथी। 4 घंटे हमने किसने के बारे में बताया? 4 घंटे कौन सोती है? गाय 4 घंटे सोती है। और जो जिराफ है, जिराफ 2 घंटे सोता है। कौन? जिराफ 2 घंटे सोता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और झुंड में 10 से 12 हथनी होते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है।
14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। फिर वह झुंड कैसा क्या करता है, झुंड छोड़कर चला जाता है। एक बार फिर से देखिएगा आप पूरी स्लाइड को कि हाथी क्या है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी को क्या, हाथी को पानी और कीचड़ में, हाथी को पानी कीचड़ में खेलना जो है बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी, कितने महीने का, ओनली 3 मंथ्स। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का होता है, 200 किलोग्राम का वज़न का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। और झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। पूरे झुंड की नेता कौन होती है, हथनी होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट देते हैं, हमारे पास क्या है, लंगूर है। क्या है, लंगूर है। लंगूर के बारे में आइए जानते हैं। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आते मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। मैंने भी एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पर जो है कि जो जंगल में जनजातियाँ निवास करती हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं, वो जो है इनका शिकार करके इनको खा लेती हैं। भाई बहुत गलत बात है। कृपया सरकार को जो है इस पर रोक लगाना चाहिए। जो जनजातियाँ हैं जंगल में, वो काफ़ी ओनली वो शिकार पर ही डिपेंड हैं। तो उन्हें कृपया जंगल से हटाया जाए, उन्हें उचित आवाज़ दिलाया जाए। ठीक नहीं, इस तरह से अगर वो ऐसे लगातार करते रहेंगे तो हमारी कुछ दिन में क्या हो जाएगी, जंगल से जितनी प्रजातियां हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो बात करें कुत्ता की। कुत्ता देखिए, कुत्ता के बारे में दिया है। कुत्तों की गलियों में क्या देखा, देखिएगा, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास है कि जो आपके गांव में निमंत्रण होता है, जब आपके गांव में न्योता वोता पड़ता है तो देखते हैं जब कोई किसी गांव का, किसी दूसरे गांव का, किसका, किसी दूसरे गांव का जब कोई कुत्ता इस न्योते में आ जाता है तो बाकी जितने कुत्ते होते हैं उसे खदेड़ कर जो है निमंत्रण से बाहर कर देते हैं। तो यही है भैया, कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते की अपनी गली बटी हुई होती है। और जो एक कुत्ता होता है दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगला पॉइंट हमारे पास है मगरमच्छ। बात करें मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। बात करें मछलियाँ की, तो मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ जो है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी क्या होता है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटते और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अगर भाई गिलहरी जो है अगर किसी वस्तु को नहीं काटेगा तो इसके क्या होते हैं, दांत जो है इसे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो गया जो हमारा चूहा है। चूहा भी क्या होता है, चूहा भी हमेशा किसी न किसी चीज़ को हमेशा काटते रहता है। अगर चूहा किसी भी चीज़ को नहीं काटेगा तो उसके दांत जो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। बात करें सांप की भाई, गर्मियों का मौसम है, कृपया जहाँ जाइए रात को टॉर्च ले रहिएगा। कृपया मोबाइल चलाते वक्त बिल्कुल ही जो है आपको बाहर नहीं जाना है। मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन करिए, सामने देखिए, क्योंकि हमारे गांव में एक लोग को सांप ऐसे ही काट लिया था। लेटरिन जा रहे थे, वॉशरूम, गांव में भाई वॉशरूम सबके यहाँ नहीं बना होता है, तो वॉशरूम जा रहे थे, मोबाइल की फ्लैश तो जलाए थे लेकिन उनका जो ध्यान था वो मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देख रहे थे। जैसे ही सांप पर पैर रखे, फट से तो सांप उनको डस लिया, तो दवा पिलाए जो है तो ठीक हो गया। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी से, आप इस गर्मियों में जो है जब भी जाइएगा बाहर निकलिएगा तो टॉर्च के साथ निकलिएगा, आप सामने देखिएगा, ठीक। बात करें सांप के बारे में, बात करें किसके बारे में, सांप के बारे में, तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करैत, दुबैया तथा अफई। नाग, करैत, दुबैया, अफई। नाग, करैत, दुबैया, अफई, 1 2 3 4 रट लीजिएगा इसे। नाग, करैत, दुबैया, अफई, नाग, करैत, दुबैया, अफई, ये जो है सांपों की 4 तरह की बहुत डेंजरस प्रजाति हैं। बाकी अगर ये सांप आपको डस लिया, अगर मान लिया आपको नाग या करैत डस लिया या दुबैया डस लिया या अफाई डस लिया, तो आप जो है बिल्कुल बच नहीं सकते, आपकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, ठीक। इतने जहरीले होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा क्या करता है, निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कलबेलिया भी कहते हैं। कलबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों और चूहों से बचाने में मदद करते हैं। सांप सुन नहीं पाता, वह केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जो छिपकली होती है, मगरमच्छ होते हैं, इनके कान होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनके जो कान होते हैं एक छिद्र होते हैं, बस बने रहते हैं। वहीं बात करें अगर सांप की, सांप में क्या होता है भैया, सांप में कान होते ही नहीं, ना तो उनमें छिद्र पाया जाता है ना उनमें कान होते हैं। सांप जो है सिर्फ ज़मीन पर हुए कंपन को पहचान लेता है, बस सांप। कलबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कलबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। बात करें केचुआ के बारे में, किसके बारे में, केचुआ के बारे में। केचुआ क्या होता है, केचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ जो है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कि जो रोटावेटर है, क्या है, रोटावेटर से आपको खेत बिल्कुल नहीं जुताना है। रोटावेटर से आपको भाई खेत की बिल्कुल जुताई नहीं करनी है, क्योंकि जब आप रोटावेटर जुताई करते हैं तो रोटावेटर जो होता है, रोटावेटर ऊपर ही चलता है, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी बनाता है रोटावेटर, तो रोटावेटर ऊपर चलता है। तो इससे क्या होता है, केचुए जो है समाप्त हो रहे हैं खेतों से। केचुआ जो है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केचुओं के किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये केचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कंपोस्ट। बात करें चींटियों की, चींटियाँ जो है मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, मतलब रखवाली करती हैं। सिपाही जो चींटियाँ होती हैं बिल का
ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ जो है भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। काम करने वाली चींटियाँ जो है भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ते हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदारी चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती है ना। जैसे आप आर्मी में जाएंगे तो गेट पर होता है, आपको गेट पर आर्मी के अंदर कैंप में जाने के लिए जो है आपको पास दिखाना पड़ता है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे विद्यालय में जाते हैं ना एग्ज़ाम देने, जब आप किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आपका सब कुछ होता है, तो आपको एडमिट कार्ड दिखाना होता है, तभी आप अंदर जाने पाते हैं कि तो गेट कीपर पहचान जाता है कि हाँ ये बच्चा फार्म भरा है, तो ये बच्चा इस पेपर को दे सकता है। इसी तरह जो पहरेदारी चींटी होती है, इसी तरह क्या होती है, जो पहरेदारी चींटी होती है वो जो है क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध के कारण जो है दूसरी चींटियों को पहचान लेती है, मतलब सूंघ लेती है कि भाई हाँ ये अपनी बिरादरी है, इसे अंदर जाने दो। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। चींटियाँ जो है खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं, जिससे उन्हें बरसात के मौसम में भटकना न पड़े। अब बात करें सामाजिक कीट की। सामाजिक कीट दिखेगा, सामाजिक कीट की तो दीमक हो गया। क्या हो गया? दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ, ये सब क्या हैं? सामाजिक कीट हैं। दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटियाँ। दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटियाँ सब क्या हैं? सामाजिक कीट हैं। अब देखिए मच्छर के बारे में क्या दुआ है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर के बारे में देखिएगा, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आप लाइट जाती है, आप कमरे में रहते हैं, आपको बहुत ज़ोर से मच्छर काटने लगते हैं। क्यों काटने लगते हैं? क्योंकि वो आपके शरीर की गर्मी और जो तलवे की गंध होती है उसके कारण आपको पहचान लेते हैं कि भैया कहाँ हो। ठीक। अब देखिए मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी जो है मच्छरों के द्वारा फैलती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये तीनों बीमारी इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। एक डेंगू हो गया, एक मलेरिया, एक चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इससे क्या होता है? मच्छरों के द्वारा बीमारी फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मक्खी से डायरिया, मक्खी से क्या होती है? मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। जो घरेलू मक्खी होती हैं, घरेलू मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये सब बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि खाना हमेशा ढक कर रखिए। ठीक। मच्छरों से बचने के लिए उपाय, मच्छरों से बचने के लिए उपाय। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जब कहीं किसी गड्ढे में पानी रुका हुआ होता है या किसी सड़क पर पानी रुका रहता है आरी आरी, उससे क्या होता है? उससे मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपके जो कूलर हैं, कूलर का पानी चेंज करते रहिए दूसरे तीसरे। ठीक। तो इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी जो है का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। क्या क्या है मेरे दोस्त, कि अगर कहीं भी पानी इकट्ठा है, अगर कहीं भी पानी इकट्ठा है, गंदा पानी इकट्ठा है, उसमें आपको मच्छर दिख रहे हैं, तो आप करना क्या है? उसमें आपको मिट्टी का तेल डाल देना है। मिट्टी का तेल जैसे ही आप डालेंगे, जैसे ही आप मिट्टी का तेल पानी में डालेंगे, तुरंत ही पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा कम, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे मच्छर क्या होंगे? मच्छर का लार्वा जो है वो डूब कर मर जाएगा। ठीक। घरों में DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें।
पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा लेती हैं। अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसमें क्या करिए, आप जो है मछलियाँ डाल दीजिए। तब मछलियाँ क्या करेंगी, जो मछलियाँ करेंगी जो है, ये जो मच्छर है, मच्छर के जो है अंडों को खा लेंगी। ठीक। अब देखिए रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। अगर आपने मूवी देखी होगी एक सनी देओल की, कि सनी देओल कहता क्या है कि धरती पे चाहे जहाँ तू रहेगी, धरती पे चाहे जहाँ तू रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये क्या कहता है, मादा कहती है। ठीक। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए जो चूहे होते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ आपके घर के काटते रहते हैं। पक्षी हो गए। पक्षी के बारे में देखते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पक्षी सिर्फ जो है जो घोंसला बनाते हैं रहने के लिए बनाते हैं, नहीं भैया। पक्षी जो है घोंसला इसलिए बनाते हैं सिर्फ उसमें अंडे देने के लिए। ठीक। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। अधिकतर पंछियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जितने भी पक्षी आपने देखा होगा, जो पक्षी होते हैं इनके सिर के दोनों तरफ, जैसे सिर हो गया तो यहाँ पर भी एक आँख होगी, यहाँ पर भी एक आँख होगी। तो अधिकतर जो पक्षी होते हैं इनके सिर के दोनों तरफ जो है आँखें होती हैं। तो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। यही कारण है भाई, जब सिर के दोनों तरफ जो है आँख रहेगी, होता क्या है, इसीलिए जो है पक्षी दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल देते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों एक ही चीज़ पर होती है, तो दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए जो है जो पक्षी होते हैं अपनी गर्दन हमेशा घुमाते रहते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ कान होते हैं, जो पंखों से ढके रहते हैं। पंछी इन्हीं की मदद से सुनता है। बात में बसंत गौरैया की। देखिए बसंत गौरैया कौन है, ये बसंत गौरैया। बसंत गौरैया क्या है, बसंत गौरी जो है गर्मी में टुक टुक करती रहती है। टुक 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 करती रहती है कौन, बसंत गौरैया। बसंत गौरैया। तो बसंत गौरैया गर्मी में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। एक पहेली भी आएगी कि जो है कि टुक 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 करती है, पेड़ के तने में छेद बनाती है ना, तो आपका कठफोड़वा हो जाएगा। कठफोड़वा भी बसंत गौरैया की तरह पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। कठफोड़वा क्या होता है, जो पेड़ का तना होता है उसमें छेद करके जो है घोंसला बनाता है कौन, कठफोड़वा। कठफोड़वा मतलब फोड़ कर घोंसला बनाता है कौन, कठफोड़वा। शक्करखोरा सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो है कहीं कोई सी वो रहती है, जैसे झील उल ऐसे रहती है, झील टाइप ऐसे जो है कांटे वाली कोई झील रहती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये हो या जो है घोंसला बनाती है कौन, ये पक्षी जो है, कौन पक्षी, सूर्य पक्षी। तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाली की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कैसा घोंसला बनाती है, लटकता हुआ घोंसला। दिमाग में बैठा लीजिए कॉन्सेप्ट। अगर लटकता हुआ घोंसला कहे, अगर भाई लटकता हुआ घोंसला कहे तो कौन है वो, शक्करखोरा पक्षी है। कौन है, यही शक्करखोरा पक्षी है, लटकता हुआ घोंसला।
इसका घोंसला बाल, मकड़ी की जाली, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कपड़ों के चिथड़े। कपड़ों के चिथड़े कौन प्रयोग करता है? शकरखोड़ा पक्षी। शकरखोड़ा पक्षी की जो ये घोंसला होता है, इसमें जो है कपड़े के चिथड़े होते हैं, सूखी घास होती है, रुई होती है, ये सब इसमें होती है। दार्जिन चिड़िया क्या होती है? दार्जिन चिड़िया मतलब समझिए आप दर्जी। क्या? दर्जी। दर्जी क्या होता है? कपड़ा को सिलता है। दर्जी क्या होता है? कपड़े को सिलता है। उसी तरह जो ये दार्जिन चिड़िया होती है, ये अपने घोंसले को सीकर बनाती है। तो दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीले चोंचों से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडा देती है। चीलबाज और गिद्ध के बारे में देखेंगे तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील के पूंछें खांचे वाली होती हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील के पूंछें खांचे वाली होते हैं। चील की जो पूंछ होती है, चील की जो पूंछ होती है यहाँ पे जो है, ये पूंछ जो कैसे होती है? खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है। इसी कारण जो गिद्ध होता है, इसे पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। गिद्ध को पर्यावरण को सफाई कर्मी कहा जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूर से दिखाई दे जाती है। कौवा, गिलहरी बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। जो कौवे, गिलहरी बिल्ली होते हैं, कौवा, गिलहरी बिल्ली और चूहा बहुत दुष्ट होते हैं। मौका देखते ही जो है अंडा चुरा लेते हैं। साले चोर होते हैं ना। ये कौवा हो गया, गिलहरी हो गया, बिल्ली हो गई, चूहे हो गए। ये 4 हैं, 1 2 3 4। ये चारों क्या हैं? ये चारों होते हैं चोर। मतलब मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं दूसरे पक्षी का। हमारे में भाई थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, देखिए, चुरा लेते हैं। बात के नर बीवर पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। नर बीवर पक्षी क्या होता है? नर बीवर पक्षी 4-5 घर बनाता है। 4-5 घोंसला बनाएगा नर बीवर पक्षी। जो नर बीवर पक्षी है 4-5 घर बनाएगा और जो मादा बीवर पक्षी उसमें से एक घोंसला पसंद करती है। जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में जो है अपना अंडा देती है। पाख्ता जो है कैक्टस, पाख्ता जो है किसमें? पाख्ता जो है कैक्टस या कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। पाख्ता जो है कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है। पाख्ता क्या भैया? पाख्ता जो है कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू बात करेंगे, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कितने डिग्री? तो 270 डिग्री। कितने डिग्री? 270 डिग्री। 270 डिग्री जो है उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। बात करें मैना की, तो मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता रहता है। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। बात करें कलचिड़ी के बारे में। चिड़ी के बारे में देखते हैं कि कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी जो चिड़िया होती है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच जो है अपना घोंसला कौन बनाती है मेरे दोस्त? जो कलचिड़ी चिड़िया होती है
पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ऊन, बाल, रुई, ऊन, ऊन, बाल, रुई, ऊन, बाल, रुई किसके घोंसले में बना रहता है? कलचड़ी के। और कलचड़ी चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में। कहाँ पे? पत्थरों के बीच। यहाँ पे क्या करने गई थी? माउंटेन ड्यू का प्रचार करने गई थी कलचड़ी चिड़िया, है ना। पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़िया? कलचड़ी चिड़िया। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो कलचड़ी चिड़िया है, कौन? कलचड़ी चिड़िया जो यहाँ चोंच होती है, इसकी जो चोंच होती है ये अंदर से कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। अंदर से कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। कलचड़ी चिड़िया की चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। ठीक। अब बात करें कौवा की। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी होती है। कौवे के घोंसले में क्या होता है? कौवे के जो है घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। लोहे के तार और क्या? लकड़ी, लोहा, लकड़ी। किसके? कौवे के घोंसले में क्या होता है? लोहा, लकड़ी। कौवा बहुत दुष्ट होता है। लोहा लंगड़ बटोर के अपना घोंसला बनाता है। लोहा लंगड़ बटोर के चला अपन घर बनाएंगे ना। तो कौवा यह काम करता है, लोहा लंगड़ बटोर के। लोहा, लंगड़ और क्या? लकड़ी। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अरे भाई, बहुत साला बुर्ज खलीफा पर घोंसला बना लेते भाई। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो है, सॉरी, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बात करें गौरैया की। गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। बात करें कबूतर की। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। मैं थोड़ा यहाँ से जल्दी करूँगा, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कबूतर क्या हो? कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। बात करें पंक्षियों की चोंच के बारे में। पंक्षियों की चोंच के बारे में तो चीलबाज गिद्ध। चीलबाज गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक जैसे, हुक मतलब ऐसे होती है। हुक चोंच क्या होती है? ये जो है मांस को काटने काम आती है। क्या काम आती है? मांस को काटने फाड़ने काम आती है हुकदार चोंचें। तो बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह जो है, हुक की तरह होती है। तोते की जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में बाद में कबूतर, गौरैया आदि में जो चोंच होती है छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में होती है। मिट्टी कीड़े से या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, नुकीली और होती हैं। लंबी, नुकीली और क्या होती हैं? और मुड़ी हुई होती हैं। मछली पकड़ने वाली चिड़ियाँ जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। इसमें क्या होता है? जो इनकी सारस, बगुला जो चोंच होती है, इसमें क्या होता है? इसमें निस्पंदन की प्रणाली पाई जाती है। कुछ पंक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। निस्पंदन मतलब छानने की प्रक्रिया। कुछ पंक्षियों की चोंच में निस्पंदन की प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पंक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख। हंस, फ्लेमिंगो, बतख इम्पॉर्टेंट है। हंस, फ्लेमिंगो, बतख, इनकी चोंच में क्या होती है? निस्पंदन की प्रणाली होती है। ऐसे पक्षी या पानी के पास आसपास घूमते रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पंक्षियों की पंजे की बात करें तो पानी में तैरने वाले पंक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। पानी में तैरने वाले पंक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के। तो झिल्लीदार अगर पंजे होगा,
भाई अगर झिल्लीदार पंजा होगा क्या करेगा? देखिए, अगर झिल्लीदार पंजा होगा तैरने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? तैरने में मदद करेगा। तैरने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो पानी में तैरने वाले पंछियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं, और ये झिल्लीदार क्या होते हैं? ये झिल्लीदार पैर तैरने में मदद करते हैं। जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे अंगुली होती है, ऐसे पंजे जो है टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हुरान का। देखते हैं किसे पंछी का पंजा मुड़ा है, किसका? हुरान का। देखिए, जिन पंछियों की टांगें और पैरों की अंगुलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। मतलब कि भगवान ने जितने भी पक्षी बनाए हैं उन सभी का ख्याल रखा कि इनका यूज कैसे करेंगे। अगर इनका पैर छोटा होता क्या शिकार कर पाते पानी में हिलकर? नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ने सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ प्रकृति में बनाई है, सभी चीज़ों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रदान किया है। ठीक। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नखूनों वाला होता है। शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू की। जैसे ये पंजे कैसे मुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी फंसा लेता है। इसमें सांप से फंसा लेता है, सांप जो है, लेकिन उड़ जाएगा आकाश में। ठीक। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। बात करें भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये कहाँ पे है भैया? ये है जो है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्तप्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल में ज़िले में स्थित है। यहाँ जो है बाघों की आबादी बहुत अधिक है। इसमें आपको याद क्या रखना है? तो जिम कॉर्बेट क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? जिम कॉर्बेट क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। स्थित कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। किसके लिए है? तो टाइगरों की सुरक्षा करने के लिए, बंगाल टाइगरों की जो है सुरक्षा करने के लिए। स्थापना कब की थी? 1936 में। इतना पॉइंट। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है, एशियाई बब्बर शेर के लिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कंचनजंगा बात करें नेशनल पार्क की, देखिएगा ये सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगला देखिएगा दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान। दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इम्पोर्टेंट इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? और इसमें एक है, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में है। किसके लिए फेमस है ये? किसके लिए फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 1985 इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं है, इसे रहने दीजिए इसे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ वेस्टर्न अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हिमिस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन सागर में है जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इम्पोर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। जो कहाँ पे है? मणिपुर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? केबुल लामजाओ, जिसे कहाँ पे से मणिपुर में है। एक बार फिर से हमारे साथ दोहराइएगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में है। नाम क्या है उसका? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। याद हुआ? अगला पॉइंट, मानस नेशनल पार्क आसाम में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। पेरियर नेशनल पार्क केरल में है। पेरियर केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मतलब कन्हैया जी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा जी क्या किए थे? जो सांप था ये, जो क्या था ये? सांप था। सांप को मारने के लिए जो है जिनकी गेंद को सांप ने पकड़ लिया था, कान्हा जी की गेंद को सांप ने पकड़ लिया था। इस सांप के क्या कहते थे? पानी की जो है किसमें? पानी के जो है मध्य में चले गए थे कान्हा जी। कौन चले गए थे? हमारे कान्हा जी, अपनी बॉल को लाने के लिए। तो मध्य में चले गए थे, पानी के मध्य में, तो मध्य प्रदेश। याद होगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इतनी स्टोरी से याद रखिएगा, ठीक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से देखिएगा रेड डाटा बुक। बात करें रेड डाटा बुक की तो विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, कंजर्व मतलब संरक्षण, नेचर मतलब प्रकृति की संरक्षण। IUCN क्या है? IUCN एक संस्था है इस संस्था का अर्थ क्या है? जितने भी प्रकृति में पशु पक्षी गायब हो रहे हैं उनका ध्यान रखती है। बात करें रेड डाटा बुक में प्रकाशित प्रजातियों को थ्रेटेड जाति का नाम दिया गया था। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, शुभोदय एवं दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेड जातियों के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आ चुका है आपका, जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें आया था ये कि नेफेंथिस जो है नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेघालय में पाया जाता है नेफेंथिस पौधा। यह जो है कीड़ा मकोड़ा, यह जो है यह पौधा
कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। जिसके देखिए पत्ती के ऊपर ढक्कन लगा है, पत्ती के ऊपर ढक्कन लगा रहता है। यह पौधा लंबा घड़ा जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेफेंथिस पौधे को घटपांडी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीड़भक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, सनड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया। ड्रोसेरा है, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, सनड्यूज है, सेरोसेनिया है। ये सब क्या है, घटपांडी पौधा है हमारे पास। अब बात करें क्रोटोन पौधे की। क्रोटोन पौधे आपने देखा होगा अस्पताल में रखे रहते हैं। तो क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पंक्तियाँ सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करें तो रेगिस्तानी ओक क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। ऊंचाई कितनी होती है इसकी, ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। भाई इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होती है वो 11 से 12 फीट होती है, 11 से 12 फीट होती है। और इसकी पंक्तियाँ बहुत कम होती हैं। इसमें जो पंक्ति देख रहे हैं, इसमें पंक्ति बहुत कम होती है, जो पंक्तियाँ होती है वो बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं, यहाँ जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुँच जाए या पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके जो तने होते हैं, इसके तने में पानी जमा रहता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी जड़ें बहुत ज़मीन तक एकदम नीचे तक जड़ी रहती हैं। जब तक पानी तक ना पहुँच जाए तब तक ये जो है जड़ें बढ़ती रहती हैं। इसके तने में क्या होता है, पानी रहता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब कभी पानी की कमी महसूस करते हैं तो इसके तने में छेद करके पतला पाइप डालकर जो है पानी को निकाल लेते हैं। पानी क्या करते हैं, पानी को जो है निकाल लेते हैं। पानी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं पतला पाइप डालकर इसके तने में। बरगद के पेड़ के बारे में बात करें। बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी छालें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूती खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। सब्जियां क्या हैं, अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधे का फल भी होती हैं। लोहा गुण आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। जो लोहा होता है वो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियों के बारे में बात करें तो विदेश से कौन कौन सब्जियां हमारे पास आई हैं देख सकते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया जी। हरी मिर्च, टमाटर, आलू। हरी मिर्च, टमाटर, आलू। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया जी। गोभी और मटर यूरोप से आई। कॉफ़ी बीन्स, भिंडी ये अफ्रीका से आई। कॉफ़ी बीन्स भिंडी अफ्रीका से। गोभी मटर, ठंडी में आप किसकी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, गोभी मटर की। यूँ बोले ठंडियों में आप किसकी सब्ज़ी खाते हैं, गोभी और मटर की। गोभी और किसकी, मटर की ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यू से क्या हो जाएगा, यूरोप। ठीक, यूरोप से गोभी मटर, आलू टमाटर हरी मिर्ची साउथ अमेरिका से। आलू टमाटर हरी मिर्च, गोभी जो है गोभी मटर। मैं यूँ बोलूँ मतलब यूरोप। मैं यूँ बोलूँ कि आप ठंडियों में गोभी और मटर की सब्ज़ी खाते हैं। ठीक, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी की सब्ज़ी अफ्रीका में ज़्यादा खाते हैं। तो भिंडी कहाँ से आई, अफ्रीका से आई। वैसे मैं याद कराने के लिए सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई। सोयाबीन चीन से आई। बीन यहाँ पर ना है, देखिए यहाँ पर ना है, यहाँ पर ना है। तो ना यहाँ पर भी ना से क्या होगा, चीन हो जाएगा। क्या होगा, चीन हो जाएगा। सोयाबीन कहाँ से आया, सोयाबीन चीन से आया। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं,
पौधे का भाग जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो बात करें हम जड़ की। तो जड़ में तो मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टैपियोका का शकरकंदी हो गई, इसकी हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। टैपियोका कहाँ पे होता है, केरल में होता है टैपियोका। आलू प्याज अदरक की तना खाते हैं। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, इसकी हम पत्ती खाते हैं। चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, इसका हम बीज खाते हैं। सहजन, केला, कचनार, इसका हम फूल खाते हैं। सहजन के पकौड़े कहाँ पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र। केला कहाँ पे फेमस है, केरल के लिए। और कचनार के फूलों की सब्ज़ी कहाँ पे पाई जाती है, कमेंट करके बताइए, ठीक। बात करें मटर की हम क्या करते हैं, मटर की हम फली खाते हैं। देखिए घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जाने वाले सब्जियां कौन कौन सी हैं। तो जल्दी ख़राब होना कौन सा, पालक हो गया, जल्दी ख़राब होता है। केला हो गया, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, सब क्या होते हैं, ये सब जो है जल्दी ख़राब हो सकते हैं। बात करें लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये जितनी चीज़ें हैं काफ़ी दिन तक चलती हैं, ठीक। पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें प्रकंद आज जल में डूबे हुए रहते हैं। जड़ में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। समुद्वी की क्या है कि ये पौधे सामान्य स्थलों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क और न ही बहुत नमी होती है। इन पौधों की मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए आप। सिंचाई, पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता, हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती हैं उसे पत्तियां तक भेजना जल की उपस्थिति में ही होता है। अब बात करें सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियों के बारे में, प्रवाह विधि क्या है, फ्लो मेथड क्या है। यह विधि खेत में फलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। प्रवाह विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, धान में सिंचाई करने के लिए। इस समय धान की सीजन आई है, धान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रवाह विधि का। बरहा विधि का किस में प्रयोग किया जाता है, तो छोटे छोटे क्यारियाँ बनाई जाती हैं बरहा विधि में, जिसे पानी जो है जमा है। आलू हो गया, इसमें क्या होता है, बरहा विधि से सिंचाई किया जाता है। कुण विधि क्या होता है, कुण विधि जो है फसलों की दो पंक्तियों के बीच पतली नाली बनी होती है, जिसे कुण कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। बरहा विधि क्या है, इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। थाला विधि जानते हैं, थाला विधि में पौधे को हम लगाते हैं, थाला विधि से इनकी सिंचाई करते हैं। छिड़काव विधि जो है, इस विधि में छिड़काव विधि को आप जानते हैं। ड्रिप विधि क्या होता है, बहुत आधुनिक विधि है। इस विधि में सिंचाई के जल, ड्रिप भी देखिए इंपॉर्टेंट है। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जड़ क्षेत्रों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि के बराबर होता है। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। बात करें तो जड़ें जो है पौधों को सहारा देती हैं। जड़ें क्या करती हैं, पौधों को सहारा देती हैं। जड़ तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में एक टिन
बीज बो जाते हैं उसे 1 टिन ज़मीन बोलते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं मेरे दोस्त। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेगी और फसल कम होगी। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं जैसे गुलाब, गन्ना और केला। गुलाब, गन्ना, केला बिना बीज के उगते हैं। छोटे पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। बड़े पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पंक्तियाँ फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि ज़मीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पंक्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो पंक्तियाँ जो हैं पादप की खाद्य प्रक्रिया हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पंक्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पंक्तियों तक फैली होती हैं। पंक्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में भी पंक्तियों की सहायता करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पंक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। बात करें झूम खेती की, इम्पोर्टेंट है झूम खेती। देखिए क्या होता है, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। झूम खेती को देखिए कहाँ पर किया जाता है। झूम खेती ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती कहाँ जाती है? भैया जो झूम खेती होती है पूर्वोत्तर राज्य में की कहाँ पे की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य। कहाँ पे की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे झूम खेती देखने को मिल सकती है आपको। कुड़ुक जो है झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहता है? कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। अब देखिए जंगल क्या है, तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से, कितने सालों से भैया? 25 सालों से जंगलों में एक जगह ही रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। यही कारण है कि जो आदिवासी जनजातियाँ हैं, आदिवासी जनजातियों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वे 25 साल से ज़्यादा जंगल में रह रही हैं। तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बात करें कृषि की, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग
कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमिगत कहलाती है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से मेरे दोस्त जो है ज़मीन बंजर हो जाती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। बात करें बीज की, तो बीजों को प्राचीन समय से सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर साफ पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी यह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की जो है फलियां पक कर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाता है। अभी हमने आपको बताया सोयाबीन कहाँ से आया था, यहाँ पर ना है तो सोयाबीन, तो यहाँ पर भी ना है, मतलब चीन। सोयाबीन कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। नाशपाती हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, चीकू हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज जो है सांस लेने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़े में जो है बीज जो है सांस लेने में सक्षम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है बीज जो है क्षतिग्रस्त थे। अगर आप बीज को बारे में पता कि कौन सा बीज ठीक है, कौन सा बीज बेकार है, तो आप एक गिलास पानी लीजिए। एक गिलास पानी में आप बीजों को डाल दीजिए। तो जो बीज खराब होंगे वो बीज क्या होंगे? पानी के ऊपर आ जाएंगे। खराब बीज क्या होंगे? खराब बीज पानी के ऊपर आ जाएंगे और जो अच्छे बीज हैं वो पानी के अंदर बैठ जाएंगे। ठीक। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे। बीज जो है बीज में टूट गए थे, बीज में कीड़े लग चुके थे। बीन पार्टी के बाजे देखिए बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो बीन, तुम्बा, खंजरी क्या होता है? ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं भैया? ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल जो है लौकी से नहीं बनाई जाती है। मनुष्यों में पोषण इसकी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, पार्ट 2 में। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 से बने रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।